क्या था उनके सपनों में कि बैंक को छोड़ के आरसीएम को चुना उन्होंने और करके दिखाया, सिद्ध कर दिया। बैंक क्या देती, आरसीएम उससे 10 गुना ज्यादा दे रही, 10 गुना ज्यादा। लाखों मिल सकता था बैंक से, लेकिन यहां 5 लाख से 7 लाख के बीच में पर मंथ की इनकम है। क्या है ये? स्वतंत्र है, न कोई टाइम का बाउंडेशन, न कोई ड्यूटी की जिम्मेवारी। हर दिन आजादी, हर दिन स्वतंत्रता, सब कुछ। तो मेरा नाम रामेश्वर सिंह, रहने वाले इसी मुजफ्फरपुर का, एक छोटा सा जिंदगी से एक बड़ी जिंदगी मिली। परमात्मा को हम धन्यवाद देंगे, परमात्मा शायद मुझे आरसीएम के लिए चुना, तभी तो मेरे जिंदगी में आरसीएम आई। और धन्यवाद उस ऑफलाइन को जिसने मुझे समझाया समझाया और मुझे ऊपर वालों ने समझने का मौका दिया, मेरे जेहन में आरसीएम को उतार दिया। दो चीजें यहां काम करती है। पहला तो आप पर कृपा परमात्मा की है, तभी तो आरसीएम मिला है। मिला है, जिसको मिला है उसको परमात्मा की कृपा है। आप समझे या ना समझे, सबको कहां मिला, आप ही को क्यों मिला? मिला है तो आपको उसका लाभ उठाना है। तो उसका लाभ उठाने के लिए आप बैठ के और भगवान का नाम लेते रहें तो कुछ नहीं होगा। काम करते हुए भगवान का नाम लेते रहें और दूसरे के प्रति श्रद्धा से काम करते रहें, दूसरे की अच्छाई को सोचते रहें, आपका सब कुछ बेहतर होगा। 55 साल में समझ में आई, 76 साल में पहुंच गया, और ये कूदते फांदते, उठते गिरते, ये 21 साल नवंबर में हो जाएगी। कामयाबी भी हुआ, सब कुछ बेहतर हुआ। आज इस उम्र में इतना स्वास्थ्य है, इतना मस्त है, इतना एनर्जेटिक है कि पूरे दिन काम करते हैं, थकते नहीं है, पूरे दिन काम करते हैं। आज मैं सुबह 8 बजे से निकला, 7:30 7:45 में निकला, और हम वापस अपने घर में 4 बजे आया। और उसके बाद मैं लोगों को फोन किया, लगभग 25 लोगों को फोन किया 5 बजे से कि सर 7 बजे मीटिंग है, 5 बजने वाली है, थोड़ा आप अपने नीचे करें, फिर उनको नीचे कराएं, बताते जाएं। आपने अच्छा कहा। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा सर 8 बजे है ना। मैंने कहा मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप पोस्टर देखो, 7 बजे है, इसलिए मैं आपको अग्रिम बता रहा हूं, 2 घंटा पहले बता रहा हूं 7 बजे है। अरे सर गलती हो गई, मैं अभी देख रहा हूं। अब बताएं क्या होगा? कामयाबी का राज क्या है, हमारे सपनों का क्या है, हमारी जिंदगी का क्या है, हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? हम आए आरसीएम में, पूरे दिल और दिमाग लगा दिया, अपने आप को पूरी कनाड में अपने आप को ठान लिया कि मुझे करके दिखाना है। सारे काम को पीछे छोड़ा, आरसीएम को नंबर 1 किया, आगे किया। और आज ऐसा जिंदगी सबको मिले, मैं यही परमात्मा से आंखें खुलती तो भी दुआएं करते हैं, आंखें बंद होने से पहले भी उनसे मैं आग्रह करता हूं कि हे परमात्मा, मेरे पूरे इंसान को, पूरे इंडिया के एक एक लोगों को आरसीएम समझा दीजिए, समझने का मौका दीजिए, ताकि उसके जिंदगी में बेहतर से बेहतर हो जाए। कितना पैसा चाहिए, कितना पहचान चाहिए, कितना सुरक्षा चाहिए, कितना स्वास्थ्य चाहिए, कितना सम्मान चाहिए, ये सारा चीज इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। तो आप देर ना करें, आगे आए। लेकिन अभी हमारे बीच में संख्या, सबने कहा कि सर अपनी लिमिट घट जाएगी। मैंने कहा कुछ भी नहीं, 300 की क्षमता है, आप जितनी ताकत लगाना हो लगा लीजिए, 300 तक हम पहुंचेंगे। लेकिन अभी हम लोग 125 के अंदर पड़े हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक एक साथी एक एक कॉल कर ले, तो हम शायद 3.5 पर चले जाएं। तो लिमिटेशन को तोड़ना चाहिए। जो ब्रेकर है आज 300 वाली टूट जाए, तो मैं आपके बीच में मैं कहूं कि मैं 500 का फिर मार्केटिंग कर लूंगा। और ये मैं आपके लिए जिंदा हूं, मैं आपके लिए सोच रहा हूं, मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो अब हमारे बीच में डी कुमार जी आ गए। मैंने जब
स्विट्जरलैंड में हम लोगों ने मुलाकात की, तो बार बार लोगों से यही होता था, चाचा जी, मुझे बड़ी लगता था कि हे परमात्मा, आरसीएम में चाचा कैसे बन गया। तो मैं अपने आप को समर्पित कर दिया, आरसीएम के हवाले कर दिया। चाहे जितनी भी समस्या आए, मैं रुकने वाला नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। आज बड़े बड़े दिमाग वाले आए, आउट होके चले गए, और मेरे जैसा बूढ़ा आदमी, छठा क्लास पढ़ा लिखा आदमी, बिना सर्किल का आदमी, बिना समझदारी का आदमी, और आज इस सिस्टम को लेके इस ऊंचाई तक पहुंचा, जिसके सपने होते हैं कि मैं रूबी बन जाऊं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इधर उधर मत घूमिए, घोड़े की तरह पट्टी लगा के अपने सपनों के लिए चल पड़िए, ताकि अपना सपना आपको याद कर रहा है, आपका सपना आपके साथ हो रहा है, और सिस्टम महान है। इस महान सिस्टम के ऊपर अपने आप को आप मजबूती से काम करें, ताकि बेहतर आपकी दुनिया हो जाए। अब देर ना करते हुए मैं सर को बुलाना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? सभी साथी तैयार हैं? यस यस सर। एक बार हाथ ऐसे करके दिखाएं, सभी साथी एकदम तैयार एकदम हैं? सर। ताकि बैंक को छोड़ के आरसीएम को चुना इन्होंने कैसे, ये बातें आपके लिए काफी है जो पोस्टर में मैंने लिखा था, और आज आपके सामने ये प्रूफ हो रहा है कि हमारे बीच वो सिपाही, वो जाबाज, वो दुनिया को दिखाने वाला कि एक तरफ से क्या नुकसान हुआ और एक तरफ से क्या फायदा हो रहा है। तो आप देर नहीं मैं कर रहा हूं आपके बीच में, मैं सर को जोरदार तालियों के साथ, मैं डी कुमार सर को आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं, बुला रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आए, कुछ ऐसा मंत्र दीजिए कि आज मेरे ग्रुप में कुछ हलचल वेलकम हो जाए, वेलकम सर। और ये सितंबर जो 3 दिन बाकी है वो खास हो जाए, बेहतर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद। बड़ी कृपा सर, बहुत बड़ी कृपा आपकी। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत जय आरसीएम। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो आप परम आदरणीय रामेश्वर चाचा जी को मेरा प्रणाम, और आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा जय आरसीएम। आज हमारे रामेश्वर सर ने हमें यहाँ पे आज बुलाया है, इनवाइट किया है, इसके लायक आप लोग समझे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथियों, आरसीएम में आते बहुत लोग हैं, लेकिन जब कामयाबी की बात करते हैं, जब सफल होने की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं कि आरसीएम में सफल लोग बहुत कम होते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ फेलुअर हो जाते हैं। इस तरह की माहौल में बहुत ज्यादा आप लोगों को सुनने को मिलता होगा। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगा कि पहले मेरे बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने 12 साल जॉब किया। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने 12 साल नौकरी की। यूनियन बैंक एक भारत सरकार का बैंक है, और भारत के टॉप 5 बैंक में यूनियन बैंक का नाम आता है। सन 1919 में महात्मा गांधी ने उस बैंक का उद्घाटन किया था। और आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि अभी भारत के दो बड़े बड़े नेशनलाइज बैंक, विजया बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक में मर्ज हुआ, जो कि बहुत बड़े बड़े बैंक थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संस्था में जॉब में कर रहा था। आज यूनियन बैंक का टर्नओवर 10 लाख करोड़ है। ध्यान से सुनिएगा, 10,000 करोड़ नहीं बोल रहा हूँ, 10 लाख करोड़। एक बहुत बड़ी संस्था। आज मैं वहां पे अगर जॉब कर रहा होता तो सीनियर मैनेजर होता, महीने की 2 लाख रुपए मेरी सैलरी होती, और बैंक सारी सुख सुविधा देती है, आप लोग जानते हैं। ये मकान का किराया देती है, बच्चों का स्कूल फीस देती है, बहुत सारी सुविधाएं देती है, कार खरीदने के लिए पैसा देती है, मकान बनाने के लिए पैसा देती है, मकान खरीदने के लिए पैसा देती है, कार का पेट्रोल का पैसा देती है, बहुत सारी सुविधाएं देती है। तो बट नेचुरल है कि आज मैं उस जगह पे होता तो आज सारी सुविधा हमें मिल रही होती, और बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल मेरा होता। तो एक अच्छी खासी जॉब, एक अच्छी खासी लाइफ, एक अच्छी खासी कैरियर को छोड़ के मैं आरसीएम क्यों कर रहा हूँ? बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं, कहते हैं अरे सर मैं भी आरसीएम में किया था, जुड़ा था। मैं पूछता हूँ क्या हुआ भाई, तो बोले छोड़ दिया। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि सर आपने आरसीएम छोड़ दिया, और हमने तो आरसीएम के लिए यूनियन बैंक की नौकरी छोड़ दिया है, हमने रिजाइन कर दिया। तो देखिए दोस्तों, जब तक आपको ये एहसास नहीं हो कि आप कर क्या रहे हैं,
आप कितनी बड़ी संस्था में हैं, कितने बड़े इंस्टीट्यूशन में हैं, और आरसीएम का कितना बड़ा कैरियर है। देखिए, अगर हम यूनियन बैंक से अगर कंपैरिजन करें आरसीएम की, तो शायद यूनियन बैंक के सामने आरसीएम कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा। कहीं नहीं, कोई मतलब उसका एक छोटा सा रीजन जो है ना, अगर हम बनारस रीजन की बात करें, तो एक रीजन के बराबर भी आरसीएम खड़ा नहीं हो पाएगा। यूनियन बैंक एक जायंट है, और आरसीएम उसके आगे एक कितना छोटा सा, अभी आज के डेट में एक छोटी सी बिंदी है। लेकिन एक इतनी बड़ी संस्था को छोड़ के मैं आरसीएम में क्यों आया? सिंपल सा फॉर्मूला है कि देखिए, यूनियन बैंक बहुत बड़ा बैंक था, ठीक है, मैं आज सीनियर मैनेजर होता, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक चीज मेरे को बताइए कि क्या संस्था बड़ा होने से उस संस्था के साथ जुड़े हुए व्यक्ति बड़ा हो जाता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछ रहा हूं। क्या संस्था के बड़ा हो जाने से और बड़े संस्था में काम करने से क्या वो व्यक्ति बड़ा हो जाता है? नहीं हो पाता। मैं बता रहा हूं, नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कारण क्या है? कारण एक ही है कि वहां पे हम अपनी सर्विस देते हैं, और बदले में वो संस्था हमें वेतन देती है, सैलरी देती है। जिस दिन सर्विस देना हम बंद कर देते हैं, या सर्विस देने के लायक हम नहीं रह जाते हैं, सेवा देने के लायक नहीं रह जाते हैं, उस दिन संस्था हमें निकाल के बाहर कर देती है। कहती है कि जाओ बेटा, तेरा काम फिनिश, अब तू किसी काम के लायक नहीं है। 60 साल के बाद सबको रिटायर कर देती है बैंक। क्यों रिटायर कर देती है? क्योंकि हम हमारी क्षमताएं कम पड़ जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, मेमोरी कमजोर हो जाता है, कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, आउटपुट कम होने लगता है। तो बैंक कहती है कि अब आप काम करने के लायक नहीं है, घर जाइए। तो बताइए, वो संस्था कितनी भी बड़ी हो, वो मेरी थोड़ी है। मैं तो वहां पे एक नौकर की तरह से ट्रीट हो रहा है मेरा, वहां पे मैं एक जॉब करने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन आरसीएम में क्या, यहाँ पे हमने देखा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सिस्टम है, जहां पे हम मालिक बन के काम करते हैं। आई एम द ओनर ऑफ माई बिजनेस। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आज रामेश्वर चचा की उम्र हमें लगता है कि 60 पार कर गया होगा, थोड़ा। 76 है सर। 76, सोचिए। 76। सोचिए, अगर आप सरकारी नौकरी में होते तो आज आपको पेंशन मिल रहा होता। क्या लेकिन होता? आरसीएम आरसीएम पेंशन नहीं देती है। आरसीएम जितना आपकी कार्य क्षमता है, जितना आपने मेहनत कर लिया, टीम बना लिया, और उसका आपको रिवार्ड मरते दम तक मिलेगा, आखिरी सांस तक मिलेगा। आरसीएम ये नहीं पूछता कि यार आप 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, अब तो भैया आपकी कार्य क्षमता कम कम हो गई। तो यहाँ पे देखिए, संस्था बड़ी होने से हम बड़े नहीं हो सकते, लेकिन संस्था छोटी है लेकिन हमें बड़ा बना रही है, मालिक बना रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? करना चाहिए। हमें मालिक बन के काम करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग को यह एहसास नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। आरसीएम में आ तो गए हैं, लेकिन हम कर तो रहे हैं, लेकिन मर मर के कर रहे हैं, रो रो के कर रहे हैं। ये फीलिंग ही नहीं है कि हम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, हमारे हाथों से कितने सारे लोगों का भविष्य बन रहा है। साथियों, मैंने 12 साल पहले 12 साल जॉब किया। जॉब करते हुए आरसीएम मिला, 2 साल मैंने पार्ट टाइम किया, फिर 2 साल छुट्टी लेकर की, और 4 साल के बाद हमने यूनियन बैंक की नौकरी को टाटा कर दिया, रिजाइन कर दिया। मेरे पास रेजिग्नेशन लेटर है, आप में से कोई भी देख सकते हैं, फेसबुक पे भी वायरल है, बहुत जगह सारे लोग जानते हैं। क्योंकि झूठी चीजें ज्यादा दिन तक टिकती नहीं और चलती नहीं। आप किसी को झूठ बोल के बेवकूफ बना के ज्यादा दिनों तक कार्य नहीं कर सकते। आज 20 साल से मैं आरसीएम में हूँ, आरसीएम की कोर लीडर हूँ, स्टार रूबी हूँ। तो लाइफ में हमेशा याद रखिए, अवसर को पहचानिए। मैंने क्या किया? लोग कहते हैं अरे वो 20 साल पहले जुड़ गए थे ना, इसलिए वो स्टार रूबी बन गए, अब कोई थोड़ी होगा। अरे भाई साहब, ये शब्द जब हम जुड़े थे ना तो भी लोग उसी समय, हमारे लोग कहते थे कि अरे वो जो पहले जुड़ जाता है वो कमा लेता है। तो क्या कीजिएगा, दुनिया का दस्तूर है कि ज्यादातर लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, आगे देखते ही नहीं है, भविष्य को देखते ही नहीं है। वो हमेशा अतीत में जीते हैं, हमेशा कोसते रहेंगे। कभी माता पिता को कोसेंगे कि आपकी वजह से हम पीछे हो गए, कभी वो अपने स्कूल के टीचर को ब्लेम करेंगे कि आपकी वजह से हमारे टीचर ठीक नहीं मिला, हमें स्कूल अच्छा नहीं मिला। वो हमेशा ब्लेम करते हैं अपने भाइयों को कि मेरे भाई ठीक नहीं है, मेरा चाचा ठीक नहीं है, मेरा पड़ोसी ठीक नहीं है, मेरा रिश्तेदार ठीक नहीं है, विधायक हमारे यहाँ का ठीक नहीं है, मंत्री ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है। और सबसे अच्छा कौन है?
सबसे अच्छा हम है, तो हम सबसे हम अच्छा है तो हमारी जिंदगी अच्छी क्यों नहीं है भाई? हमारी लाइफ अच्छी क्यों नहीं है भाई? हमारी जिंदगी में अचीवमेंट क्यों नहीं है भाई? क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं भाई? 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही भाई, क्यों? कारण बस एक ही है कि हम आत्ममंथन नहीं करते, आत्मचिंतन नहीं करते। हम दूसरों को हमेशा खराब साबित करने में लगे हुए हैं। दूसरे बेकार है, दूसरे गलत है, और हम क्या है? सही है। तो ये जो हमारी मानसिकता है ना, यही मानसिकता को बदलने की जरूरत है। इस दुनिया में कोई खराब नहीं होता है यार, कोई गलत नहीं है। कमियां हमारे अंदर है। हमने जो चश्मा लगा रखा है ना, वो चश्मा ही बदलने की जरूरत है। हम हर चीज को गलत निगाह से देख रहे हैं, और जिस दिन ये चश्मा बदल जाएगा ना, जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। कहते ना कि एक सतीश पंडित जी की टेप में एक बहुत बढ़िया बात मैंने सुनी थी। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति था, उसका व्यापार बहुत नुकसान में हो रहा था, बहुत तेजी से वो दिवालिया होने के कगार पे था। तो उसको किसी ने सलाह दिया कि एक बाबा है, उनके पास जाओ। तो बाबा के पास गया वो व्यक्ति, तो बाबा ने देखा उसका हाथ, बोला बेटा शनि का प्रकोप है, तुम हरा रंग का चश्मा देखो, हरा रंग देखो, हरा रंग देखो, तुमको सब ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति आया, घर में बंद कर लिया अपने आप को, सारी दीवार को रंग दिया हरे रंग में, पंखा को हरे रंग में, सब कुछ हरा हरा कर दिया, तो उसका व्यापार चल निकला। उसका मुनीम ने बोला कि अरे ये तो कमाल हो गया, धंधा चल निकला, फैक्ट्री चल निकली, डिमांड आने लग गया, व्यापार में बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगा, ग्राहक बहुत तेजी से कंपनी के जुड़ने लगे। तो 2-3 साल तक वो घर से बाहर निकला नहीं। तो उसकी तबीयत खराब हो गई। तो हुआ कि यार इसका समस्या का समाधान कहाँ है, तो चलो बाबा के पास। फिर वही बाबा के पास गए। तो बाबा को बताया कि बाबा आपने जो तरीका बताया था हरा रंग देखो, तो ये हरा रंग देख देख के इसका व्यापार तो बढ़िया हो गया, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो गया। तो बाबा ने कहा कि कैसे हरा रंग देखते हो? तो उसने बताया कि कमरे में बंद करके हरा रंग में रंग दिए दीवार, हरा रंग में सब कुछ हरा हरा कर दिया। बोले कि यार तुमको हरा रंग रंगने के लिए थोड़ी बोले थे, हरा रंग देखने के लिए बोले थे। अरे हरे रंग का चश्मा लगा लेते, सारी दुनिया हरी हरी नजर आती, कमरे में क्यों बंद हो भाई? तो ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि लोगों को आरसीएम के रंग में रंगना चाहते हैं, खुद रंगते नहीं। अपने ऊपर आरसीएम के रंग का चश्मा लगाइए, आरसीएम को देखिए, भविष्य देखिए आरसीएम का। आज रूपांतरण यात्रा पूरे हिंदुस्तान में क्रांति का मचा रखा है। हर व्यक्ति आरसीएम के बारे में जानने लग गया, चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, चारों तरफ रूपांतरण यात्रा की चर्चा है। पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम के डिलीवरी सेंटर गांव गांव में खुलते जा रहे हैं, डिपो कई शहर में खुलते जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट का विस्तार होता जा रहा है, नई नई फैक्ट्रियां लग रही है, नए नए प्लांट लग रहे हैं। आज देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भारत में कितना तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग को जो लोग पहले सुनना नहीं चाहते थे, आज मेरे पास लोग चल चल के आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जॉब वाले आ रहे हैं, अनपढ़ आ रहे हैं, बेरोजगार आ रहे हैं, सब तरह के लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको समझ में बात आ रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य है। और दोस्तों, जो ग्रोथ है हमारे देश में, अगर इसी ग्रोथ से अगले 10 साल चलता रहा, तो भारत 2035-2040 में पूरी दुनिया में नंबर 1 बनेगा। अभी हम 11वें नंबर पे हैं, लास्ट ईयर 12वें नंबर पे थे। हर साल एक नंबर अपग्रेड कर रहे हैं। अभी नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है। तो अब सोचिए जरा सा कि अभी भारत का टर्नओवर 27,000 करोड़ है, सारी कंपनी मिला देने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अमेरिका का अकेले एक देश कंट्री है जहां की आज के डेट में 3.5 लाख करोड़ का कारोबार होता है इंडियन करेंसी में। कहाँ 27,000, कहाँ 3.5 लाख? सोचिए, 10 गुना से भी ज्यादा, लगभग 12-13 गुना। अमेरिका की आबादी मात्र 32 करोड़ है, और भारत की आबादी 149 करोड़ है। तो लोग कहते हैं सब जुड़ जाएगा तब क्या होगा, सब करेंगे तब क्या होगा। अरे भाई साहब, आपकी जैसे ही सब सोचने वाले हैं, चिंता क्यों करते हैं? सब नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अरे इस तरह की बात व्यापारी सोचता है क्या? मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी सोचता है कि सब मोटरसाइकिल खरीद लेगा तो मेरा कौन खरीदेगा? कार बनाने वाली फैक्ट्री को भी सोचता है ऐसे, इतनी भारत में कार बिक रही है, सारे के सारे कार खरीद लेंगे तो मेरा कौन खरीदेगा? ऐसे कोई सोचता है क्या? वो व्यापारी है भैया। व्यापारी कभी नहीं ऐसे सोचता। व्यापारी सोचता कैसे है? व्यापारी ऐसे सोचता है, कोई बात नहीं, हीरो मोटरसाइकिल पिछले 30 साल से नंबर 1 है, कोई बात नहीं, बजाज पिछले 30 साल से नंबर 1 है, कोई बात नहीं, टीवीएस पिछले 30 साल से नंबर 1 है, महिंद्रा ने मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दिया। सोचिए जरा सा। क्यों?
वो कहता है कि अब मैं आ गया हूं, सबकी छुट्टी कर दूंगा। तो कामयाब लोग जो होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो आगे देखते हैं, वो भविष्य को देखते हैं। आज भी नए नए स्कूल खुल रहे हैं, आज भी नए नए पेट्रोल पंप खुल रहे हैं, आज भी नई नई रेस्टोरेंट खुल रही है, आज भी नए नए होटल्स खुल रहे हैं। क्या लगता है कि वो सब नहीं चलते हैं? सब चलते हैं भाई, चलाने वाला चाहिए। तो जिंदगी में हम लोग कौन लोग हैं? आरसीएम करने वाले किस तरह के लोग हैं भैया? हम लोग कॉमन मैन हैं, आम आदमी हैं। हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, हमारे बाबूजी खेती कराते थे, हमारे सारे रिश्तेदार नौकरी करने वाले थे, खेती कराने वाले थे, किसान थे, छोटे मोटे परिवार से थे। तो हम लोग की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो इतना साधारण है, इतने साधारण परिवार से हम लोग आए हैं कि हम में व्यापारी वाली मानसिकता नहीं है, हम लोग बिजनेसमैन वाली माइंडसेट हमारे अंदर होता ही नहीं है। और यही कारण है कि हम यहाँ पे आकर के हमारा फोकस बिजनेस से हट जाता है, फालतू फालतू चीजों में भटक जाते हैं। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग आरसीएम में आके राजनीति करने लगते हैं, पॉलिटिक्स करने लगते हैं। अरे भाई साहब, आप किसी को क्यों गिराना चाहते हैं? कई लोग मेरे को बोलते हैं, अरे सर वो आदमी काम नहीं कर रहा, उसका बी लेग में भी हम काम करें, ए लेग में भी करें। अरे करिए ना सर, ईश्वर ने आपको चुना है इस नेक कार्य के लिए। कोई आदमी अगर आपके साथ नहीं चल रहा है तो आप दोनों लेग उसका चलाइए। अगर अच्छे लेग मिल गए हैं, अच्छा ग्रुप मिल गया है, अच्छे लोग आ गए हैं, उन नए आदमी को क्या पता है कि हम किसके ए लेग में जुड़ रहे हैं, बी लेग में जुड़ रहे हैं? वो तो मीटिंग सेमिनार देखता है, वो तो अपॉर्चुनिटी को देखता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग शुरुआती दौर में चाहते हैं कि हर आदमी हमारे साथ काम करे, और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। मैंने बहुत ईमानदारी से, हमारे साथ कई ऐसे ब्रांच मैनेजर जुड़े जो बैंक में नौकरी करते थे, 12 12 घंटा, 8 8 घंटे की ड्यूटी थी, और उनके दोनों लेग को हमने चलाया। एसपी वर्मा साहब, दोनों ग्रुप चलाया मैंने। राजकुमार जी, यूनियन बैंक के सीनियर मैनेजर, दोनों ग्रुप चलाया। वो सब बैंक में नौकरी करते थे, टाइम नहीं दे पाते थे। संडे को भी बड़ी मुश्किल से मीटिंग सेमिनार कभी कभी आते थे, कभी कभी आते थे 2 3 4 महीने में। उनके बीकर लोगों को पता ही नहीं था कि वो एक ब्रांच मैनेजर के बीकर लेग में है, क्योंकि डायरेक्ट मैं उनको हैंडल किया। आज नतीजा क्या हुआ? आज वर्मा साहब बैंक की नौकरी छोड़ दिए, 11 साल नौकरी बची हुई थी स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर की नौकरी। आज राजकुमार जी सीनियर मैनेजर की नौकरी, 2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी छोड़ के कूद गए। आज फुल टाइम कर रहे हैं वो। भाई साहब, इमराल्ड, स्टार इमराल्ड तो उनको हम लेके गए, लेकिन डायमंड वो हमें लेके जाएंगे। समझो बात को यार। जिंदगी में जिस दिन आप ये फॉर्मूला पकड़ लिए ना, आप देखिए कितनी बड़ी तूफान खड़ा करते हैं कि नहीं। करिए तो सही, दोनों ग्रुप पे काम करिए। आज एक र्यूमर फैला हुआ है समाज में, माहौल में, कि अरे सीनियर ना एक ही लेग चलाएगा, दूसरा नहीं चलाएगा। बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं है। क्यों भाई? ये दोनों हमारे हैं भाई, उनके बीकर लेग भी हमारा है भाई। क्यों हम ये छोड़ दे भगवान के भरोसे कि नहीं उनका तो अपलाइन काम ही नहीं करता? अरे पैसा कंपनी देती है यार, हम थोड़ी देते हैं। जाने दीजिए ना पैसा। तो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं। अरे जिंदगी में अवसर मिला है, आपको मौका मिला है, लोगों के लिए काम करिए, लोगों का भला सोचिए, लोगों के लिए अच्छा सोचिए। किसी के भी बीकर में जाइए, बीकर के बीकर में जाइए, बीकर के बीकर के बीकर में जाइए। अरे मेरे जाने से फर्क पड़ता है यार। आज हमें रामेश्वर चाचा ने बुलाया है मुझे यहाँ पे। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि भगवान ने हमें ये मौका दिया है। आज हमारे यहाँ आने से अगर किसी का भला होता है, यहाँ तो 4 5 लोग 10 लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं सर, हम भी आरसीएम के स्टार भी बनेंगे, हम भी को लीडर बनेंगे। अरे मेरा क्या बिगड़ जाएगा यार? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का बन जरूर जाएगा, और मैं यही चाहता हूं कि बन जाए। कर भला तो हो भला, ईश्वर देखता है, वो परमात्मा देखता है, उसका सीसीटीवी 24 आवर्स ऑन होता है। तो जिंदगी में नेक कार्य करने का अवसर है हमारे पास, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक देश सेवा करने का मौका है, समाज सेवा करने का मौका है। और हम क्या करते हैं? खाली अपना टीम, दूसरे टीम को देखते हैं। अरे किसके टीम में है, कौन है अपलाइन? अच्छा, अरे वो तो बेकार आदमी है, वो गलत जगह जुड़ गए। क्या क्या खेल खेलते हैं यार हम लोग। और भगवान आपके साथ खेलता है। आप किसी के साथ बुरा बोएंगे ना तो आपके साथ 10 गुना बुरा होगा, और किसी के साथ अच्छा बोएंगे ना तो आपके साथ 1000 गुना अच्छा होगा। आप अच्छा करके तो देखिए। मुझे याद है कि मैं शुरुआती दौर में स्ट्रगल कर रहा था, मुगल सराय में मेरा रेजिडेंस था। गोयनका जी की टीम से एक लड़का काम करता था वहाँ।
मीटिंग में मिला था मेरे से, बताया था कि मैं गोयनका जी की टीम से हूँ। आप सर? मैंने कहा मैं सुजीत कुमार सिंह जी की टीम से हूँ। संजोग से मुगल सराय में मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हुआ, उस समय शुरुआती दौर की मैं बात बता रहा हूँ। मैं दवा खरीदने के लिए गया, मेडिसिन। संजोग से मेडिसिन की दुकान को प्लान दिखा रहा था, तो मेरे को बोला, अरे डी कुमार जी थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में। देखिए नहीं, भाई साहब समझ नहीं रहे। मैंने कहा यार लाओ मैं समझाता हूँ। मैंने उनको पूरा प्लान दिखा दिया। मैं अपने बारे में बताया कि सर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हूँ, नौकरी करता हूँ और साथ में आरसीएम भी करता हूँ, ये हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं। मैंने उनको कन्विंस किया। और 2990 रुपए की किट आती थी, रामेश्वर चाचा को पता होगा, पुराने लोग यहाँ पे जो भी हैं, कृष्णा जी हैं, उनको पता होगा। यस यस। तो मैं 2990 ही प्लान दिखाता था, मैं 1500 दिखाता ही नहीं था। वो आदमी तुरंत 3000 रुपया दिया और ज्वाइन कर लिया। अब वो बंदा इतना बड़ा मेरा दीवाना हो गया कि अब देखिए कमाल क्या होता है। याद होगा रामेश्वर चाचा, उस समय कोलकाता में एनिवर्सरी थी नेताजी इंडोर स्टेडियम में, और उसमें फर्स्ट यस। सेशन का सारा टिकट गोयनका जी ने खरीद लिया था। हाँ क्रॉस पूरा पूरा। टिकट ही नहीं था। और हाँ मैं अपने साथ 55 लोगों को लेके जा रहा था, जिसमें 5 लोग हमारे बैंक वाले थे, और ये शर्त लेके गए थे कि देखो भैया फर्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे और शाम में ट्रेन पकड़ के वापस आ जाएंगे, क्योंकि मंडे को बैंक जाना है। अब प्रॉब्लम था कि जब उनको हम ट्रेन में लेके गए, फर्स्ट सेशन का टिकट ही नहीं। 50 लोग तो सेकंड सेशन वाले थे, फर्स्ट सेशन का टिकट नहीं। मैंने सुजीत सर को फोन किया, बोले यार नहीं है। सुरेंद्र सर का नंबर दिया, बोले सुरेंद्र सर से बात करिए, शायद कुछ जुगाड़ लगा दे। मैंने सुरेंद्र सर को फोन किया, सुरेंद्र सर बोले धर्मेंद्र जी बड़ी मुश्किल से हम लोग अंदर जा पाएंगे, टिकट एक भी नहीं है, फर्स्ट सेशन का सारा सोल्ड आउट। बड़े अनमाने ढंग से मैं ट्रेन में उनको बैठाया, वर्मा साहब को, राजकुमार जी थे हमारे साथ, उन लोग को मैंने नहीं बताया, एक जयशंकर जी थे, सब यूनियन बैंक स्टेट बैंक के एम्प्लॉई थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर थे। जब ट्रेन में बैठ गया मैं, तो मैं सोचा इनको सत्य बताऊं कि नहीं बताऊं। मुझे लगा कि यार मैं इनके सत्य पे कहीं अगर नहीं बताऊंगा तो ये वहां कोलकाता पहुंच के मेरे से बहुत इरिटेट हो जाएंगे। मैंने कहा कि यार बता ही देने में भलाई। मैंने कहा कि सर एक बात घटना घट गई सर, फर्स्ट सेशन का टिकट ही नहीं मिल रहा, सेकंड सेशन का मिल रहा है। वो पांचों के पांचों तुरंत उतर गए ट्रेन से। बहुत भीड़ है यहाँ। सर थोड़ा म्यूट कर लेंगे सर, आवाज आ रही है। पांचों के पांचों उतर गए, बोले धर्मेंद्र जी हम लोग को फर्स्ट सेशन के अलावा सेकंड सेशन कोई चॉइस नहीं है। संजोग अच्छा था कि उसी बॉगी में वही लड़का बैठा था जो वो भी जा रहा था सेमिनार देखने, जिसको मैंने प्लान दिखाया था गोयनका जी की टीम से। और वो लड़का मेरे को देख लिया, वो सुन रहा था सारी चीजें। वो आया मेरे पास, बोला अरे डी कुमार सर क्या हो गया, क्या परेशानी है? मैंने कहा अरे यार देखो नहीं, 5 लोग मैं लेके जा रहा हूँ, फर्स्ट सेशन का टिकट ही नहीं है, अभी लोग उतर रहे, ट्रेन से उतर गए। बोले इतना बड़ा समस्या अरे यार मेरे पास पूरा है टिकट, कितना टिकट चाहिए आपको फर्स्ट सेशन का? मैंने कहा यार ये 5-6 लोग हैं बस। बोले तुम कर दोगे? बोला हम गोयनका जी की टीम से पूरा सेशन खरीद लिया, मैंने अभी फोन करता हूँ, 5 टिकट तुरंत आ जाएगा। उसने खाली इतना बता देना कि आप मेरे साथ हो। मैंने कहा यार हम तुम्हारे ही साथ हैं। उसने फोन किया, 5 के 5 टिकट मुझे मिला, और वो पांचों लोग हमारे साथ गए मीटिंग में। वर्मा साहब आज रूबी हैं, राजकुमार जी स्टार इमराल्ड हैं, और आज मैं स्टार रूबी हूं। तालियां बजा दीजिए। दिस इज द पावर ऑफ क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन। हाँ द पावर ऑफ कर भला हो भला। तो हो भला। सोचिए जरा सा, उस दिन अगर उस लड़के को मैं तोड़ के अपने ग्रुप में मिला लेता, मिसगाइड करता, आज वर्मा साहब हमारे साथ रूबी होते। थोड़ा बोलिए सर, आप लोग भी बोलिए। नहीं होते, नहीं नहीं होते होता। सर। नहीं होता। अरे हम लोग इतनी गलतियां करते हैं ना भाई, इतनी गलतियां करते हैं ना, बुरा मत मानना, आप लोग गलती करने के मास्टर हो। इतनी छोटी सोच लेके आरसीएम में आते हैं रामेश्वर जी। हाँ अरे जो भी आरसीएम वाले को देखते हैं ना, उनका टारगेट होगा कि अरे यार ये बड़ा अच्छा आदमी, इसको ये मेरे टाउन में होता ना बड़ा अच्छा होता। हम्म, हम्म, और ये सोच आदमी को इतना अपाहिज बना के रखा है ना, कि न तो आगे बढ़ रहे हैं, ना आरसीएम को आगे बढ़ने दे रहे हैं, ना किसी को बढ़ने दे रहे हैं। तो देखो भाई, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरी बात हो सकता है कि इन्हीं को अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ। आज आरसीएम का सबसे बड़ा दुश्मन आरसीएम के लोग हैं। यस यस। आरसीएम को नहीं पनपने दे रहे हैं। अरे भैया हमारा कंपटीटर रामेश्वर चाचा थोड़ी है, ये हमारे चाचा है, हमारे बड़े भाई हैं। मैं इनका पैर छूता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, इनका बंधन करता हूँ। ये कितने अच्छे इंसान है, आपको अंदाजा है? आप किस्मत वाले हैं कि आपके अपलाइन है, और इनके लिए तो जान लगा दीजिए। आज बिल्कुल मैं आने की स्थिति में नहीं था। मिशन सितंबर हमारा एकदम चरम पे है, पूरी ताकत से हम लड़ रहे हैं,
और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो सफायर बन के मिलेंगे सितंबर के बाद। आशीर्वाद दे दीजिए चाचा जी, थोड़ा तथास्तु कर दीजिए। एकदम यथास्तु, एकदम निश्चित, गारंटी। आप सब कर दीजिए भाई, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, एकदम छोटे बड़े सबका आशीर्वाद। बहुत बहुत एकदम हो जाएगा धन्यवाद। सर, एकदम होगा। बढ़िया होगा सर। तो आप कर रहे हैं। देखिए साथियों, मैं क्या बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा दिल करिए, दिल को बड़ा बनाइए, सबको गले लगाइए। हमारा क्रॉस लाइन आरसीएम के लोग नहीं है, हमारा क्रॉस लाइन एडब्ल्यूपीएल है, हमारा क्रॉस लाइन आईएमसी है, हमारा क्रॉस लाइन एमबे है, हमारा क्रॉस लाइन मोदी केयर है। उसको तोड़ो ना, उसको तो नहीं तोड़ेंगे तो किसको तोड़ेंगे? तो आरसीएम वालों को तोड़ेंगे। अरे एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए कोई ना कोई उसका अप्लाइन किया होगा यार, भूखे प्यासे यात्रा किया होगा यार, हाँ? पसीना बहाया होगा भाई, पैसा लगाया होगा, गाड़ी भाड़ा खर्च किया होगा, यात्रा किया होगा, हम्म? और उसको ला करके ज्वाइन कराया, और आप उसको अपने में लाना चाहते हैं। अरे भगवान तो देख रहा है ना, ईश्वर तो देख रहा है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। देखिए आज सिखाने के लिए मैं नहीं आया हूँ आपको, लेकिन आपको यह एहसास कराना चाहता हूँ कि जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है ना, तो बड़ों जैसा सोचना शुरू करिए। जो भी आरसीएम का लोग मिले ना, गले लगाइए। सब आपके टीम से हैं, सब आपका भाई है। वो भी आरसीएम का ही प्रचार कर रहा है, हम भी आरसीएम का ही प्रचार कर रहे हैं भाई। हम कोई दूसरा थोड़ी है, रामेश्वर जी हमारे दूसरे थोड़ी है। इनको दिखा दिखा के, इनकी मीटिंग देख देख के, इनकी मीटिंग करवा करवा के आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ भाई। इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इनको मैं कभी भूल ही नहीं सकता। पहली बार जब मैं इनको देखा था ना, और जब ये अपने बारे में बता रहे थे ना कि मैं किसान हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और आरसीएम से लाखों रुपए महीने कमाता हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मास्टर डिग्री होल्डर, यूनियन बैंक में जॉब करने वाला आदमी, फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन से निकाले थे, अपने आप को तोप सिंह तुर्रम खा मानते थे, लेकिन 14-15 हजार की नौकरी कर रहे थे। अपने गाल पे थप्पड़ मारे कि यार हमसे तो अच्छे रामेश्वर जी है ना, जो कम पढ़ लिख करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, और हम पढ़ लिख करके क्या कर रहे हैं, तो इतना तोप सिंह की क्या कर रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पहुंचा हूं, उसमें रामेश्वर जी का बहुत बड़ा रोल है। इनको मैं मना कर ही नहीं सकता। ये मेरे को जहां बुलाएंगे, मुजफ्फरपुर बुलाएंगे, मुजफ्फरपुर में आ जाऊंगा। पाकिस्तान बोलेंगे, मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा सर आपके लिए। आप क्या चीज है, शायद कहते ना घर की मुर्गी साग बराबर, तो घर के लोग नहीं समझ पाते हैं भाई। लेकिन आप समझिए, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। ये बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, जिद्दी हैं, अड़क गए हैं कि नहीं आरसीएम ही करेंगे, आरसीएम के संग जिएंगे और आरसीएम के संग मरेंगे। तो ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं यार। लोग सुबह क्या बोलते हैं शाम में याद नहीं रहता, शाम में क्या करते हैं सुबह नहीं याद रहता। रोज कंपनी बदलते हैं भाई, भरे पड़े हैं मार्केट में ऐसे लोग। तो अच्छे लोगों की बड़ी कमी है, और जिंदगी में अच्छे लोगों की कद्र करिए, अच्छा बनाइए अपने आप को। और जिंदगी में कामयाब होने के लिए यही करना होता है। बाकी सब आ जाएगा। आपको आरसीएम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सब पता है, सबको जानते हैं। क्या नहीं पता है आरसीएम के बारे में? बस कामयाब कैसे होना है ये जानना है। आप कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलतियां हो रही है हमसे। सबको प्यार कीजिए, सबको गले लगाइए। कोई यहां पर आया नहीं है, सब हमारे अपने हैं, आप सब हमारे हैं। और ये चीज ऐसा नहीं कि आज मैं स्टार रूबी बन की बात कर रहा हूं। पहले दिन से जब भी मैं आरसीएम की मीटिंग सेमिनार में आता था ना, तो मुझे पूरी टीम लगता था कि यार मेरी टीम है। मैंने कभी दूसरों को अपना गैर नहीं समझा, सबको अपना समझा, सबको मैं झुक करके नमस्कार किया। दूसरे टीम के रॉयल्टी अचीवर आते थे, मैं खड़ा हो जाता था कुर्सी से, अरे सर, सर बैठिए, उनका सम्मान करते थे। टेक्निकल अचीवर आते थे, मैं कुर्सी से खड़ा हो जाता था, सर आप बैठिए, ये आपकी कुर्सी है सर, हम पीछे चले जाएंगे। आजकल तो मैं देखता हूँ बेचारे टेक्निकल खड़े रहते हैं, कोई कुर्सी नहीं देता। यस यस। तो भाव अच्छे नहीं होंगे ना, तो जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे आप। भाव को अच्छा करिए। भाव क्या होता है, इमोशन क्या होता है, फीलिंग क्या होता है ये। हम अपने बच्चे को किस निगाह से देखते हैं? क्या उस निगाह से हम पड़ोस के बच्चे को देखते हैं? नहीं देखते। क्या भाई के बच्चे को देखते हैं? नहीं देखते। जिस निगाह से हम भाई के बच्चे को देखते हैं, क्या पड़ोस के बच्चे को देखते हैं? नहीं देखते। भाव वही है। तो आरसीएम हम कर तो रहे हैं, लेकिन आरसीएम के प्रति हमारे भाव अच्छे नहीं है। आरसीएम के लोगों के प्रति भाव अच्छे नहीं है। आरसीएम के बड़े लीडर्स के प्रति भाव अच्छे नहीं है।
तो जब भाव ही अच्छे नहीं है तो फिर तो सारा खेल यहीं पे खराब हो जाता है। यहीं से खेल शुरू होता है। भाव बहुत जरूरी है। सारा खेल है फीलिंग्स का। फीलिंग होगी तो हीलिंग होगी। प्रकृति का नियम है। फीलिंग होगी तो हीलिंग होगी। फीलिंग का मतलब होता है आप महसूस करिए, फील करिए आरसीएम को। आरसीएम के लोगों को फील करिए, आरसीएम के अचीवर को फील करिए। और फील करेंगे तो हील होगा। हील का मतलब उपचार होता है। आपकी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफ है, जो भी दर्द है, इसका उपचार तभी होगा जब आप फील करेंगे, आरसीएम को फील करेंगे, सारे दुख दर्द समस्या खत्म हो जाएगी। आरसीएम के लोगों को फील करेंगे, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन हम तो उल्टा करते हैं। हम तो गलत निगाह से देखते हैं। आरसीएम के बड़े लीडर को गाली देते हैं। अरे आजकल ना ये सब लीडर, को लीडर ना आरसीएम से पैसा कमाने में लगा है। तमाम चर्चाएं करते हैं। अरे को लीडर के पास पैसे की कमी है यार। आपको क्या लगता है पैसे की कमी है? आप बताओ ना। आज दो दो आईडी पे मैं इनकम लेता हूँ आरसीएम। एक पे स्टार रूबी का इनकम लेता हूँ, एक पे इमराल्ड का इनकम लेता हूँ। पूछ लीजिए रामेश्वर जी से कितना पैसा आता होगा। हाँ? सर सोचना नहीं है, महसूस करने की बात है। नहीं रामेश्वर जी, आजकल ना बड़ी तरह की भ्रांतियां फैली हुई है कि आजकल को है। लीडर पैसा कमा रहे हैं। अरे भैया, आदमी मेहनत करके जाता है मुजफ्फरपुर, या आज हमारी टीम में बनारस गोयनका जी आते हैं, रामेश्वर जी को हम बुलाते हैं, कोई भी दूसरी टीम का व्यक्ति आता है, आप बताओ, वो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, रात भर यात्रा करते हैं, नींद खराब करते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। अगर कुछ पैसा मीटिंग से बच जाता है और उनको अगर हम दे देते हैं तो कौन सा गुनाह कर देते हैं भाई? नहीं। कौन सा गुनाह कर देते हैं? हाँ। तमाम तरह की भ्रांतियां, तमाम तरह की धारणाएं गलत गलत लोगों ने पाल के रखा है। अरे मीटिंग से पैसा कमाना धंधा नहीं है। लेकिन आप मेरे को बताइए कि फ्री मीटिंग का कोई रिजल्ट आता है? आज तक 20 साल मैंने भी लगा दिया, कोई रिजल्ट नहीं आता सर। लेकिन जब पैसा दे के आदमी आता है ना, वो सीखता है, वो सुनता है ध्यान से। उसके दिमाग में आता है कि यार हमने पैसा लगाया। आज सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ाई जा रही है और प्राइवेट स्कूल में पैसे लेके पढ़ाए जा रहे हैं। आज हर माँ बाप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाह रहा है भाई? क्यों नहीं फ्री स्कूल में भेजते हैं भाई? भेजिए ना फ्री स्कूल में। फ्री की चीजों का कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए, बहुत सारी है, वो अलग टॉपिक है, उस पर हम कभी बात करेंगे। लेकिन जब तक आपका विचार शुद्ध नहीं होगा ना, मन शुद्ध नहीं होगा ना, बड़ा काम नहीं करेंगे। हम कहते हैं, आज बीसी छाबड़ा जी आए बनारस में, मैंने उनको 1,40,000 रुपये मीटिंग से कलेक्शन करके खर्चा काट के उनको दिया। आप बताइए मेरे को, बीसी छाबड़ा जी आज हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों को उन्होंने दिशा दिया, रास्ता दिखाया। यस यस। क्या था मेरा वजूद, क्या था? अगर हमने उनको गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया यार? क्या कर दिया, क्या गुनाह कर दिया बीसी छाबड़ा जी? अरे एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया था, स्टैचू बना के सीख रहा था वो, सोचिए जरा सा। और गुरु द्रोण ने कहा कि बेटा, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो अंगूठा दे दो, और उसने 1 मिनट में, सोचिए जरा सा। ये सब क्यों पढ़ाई जाती है? ये सब हम लोग क्यों बताया गया? ये संस्कार डाला गया कि जो ज्ञान जिससे हम ले रहे हैं ना, उसके लिए आप कुछ भी न्यौछावर कर दो। तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए, ज्ञान जो है ना, बहुत कम है लोगों के पास, लेकिन लोग ज्ञानी अपने आप को बहुत ज्यादा मानते हैं। प्रॉब्लम यही है। मैंने जब आरसी की शुरुआत करी थी ना, मैं ये सोच के कभी नहीं करता था कि हम उस जगह पे नहीं जाएंगे। ये सोच के कर रहे थे कि एक न एक दिन हम भी उस जगह पे जाएंगे। आज जो उनके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी होगा। तो भाव अच्छे थे हमारे। आज इसलिए मैं बन गया कोर लीडर। अच्छे भाव से काम यस। कर रहे थे। अपने सीनियर्स के प्रति अच्छे भाव थे। जो भी मीटिंग लेने आते थे उनका मैं सम्मान करता था, आदर करता था, पैर छूता था। आज भी पैर छूता हूं। तो अच्छा सोच, अच्छा भाव लाना ही मेन काम है आरसीएम में। और ये भाव जिस दिन आपके अंदर पैदा हो गया ना, फिर देखिए चमत्कार होता है कि नहीं होता है। जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं, जो आदमी 20 साल 25 साल अपना साधना किया है, सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके जो कूद गया है आरसीएम में, अगर उस इंसान से अगर हम सीख रहे हैं, कुछ ज्ञान ले रहे हैं, और बदले में अगर कुछ गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, तो कौन सा पाप कर दिए भैया? और वो आदमी अगर 20 साल साधना करके अगर कुछ गुरु दक्षिणा मिल रहा है, तो कौन सा पाप खो रहा है भाई? तो देखिए वो सब टॉपिक नहीं है हमारा। ये जो भाव है ना लोगों का, आज मैं रामेश्वर जी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आज भाव इतने खराब हो गए हैं लोगों के ना, मैं क्या बताऊं। बहुत गलत सलत बातें करते रहते हैं लोग। मेरे पास भी आवाज आती है
यस लेकिन मैं यस। अपनी टीम के लड़कों को ऐसा बनाया ना, मेरे टीम में आपको एक एक रॉयल्टी अचीवर मिलेगा ना, आप उससे बात करेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल अलग सोच मैंने डेवलप किया है। अरे सीखने के लिए, लोग पढ़ने के लिए, आज मेरा बेटा पढ़ रहा है दिल्ली में नेशनल यूनिवर्सिटी में, अभी 1,40,000 मैंने फी पे किया, हर 3 महीने, 1.5 महीने पे, 2 महीने पे 50,000, 1 लाख देना पड़ता है यार। जब से वो पैदा हुआ तब से दे ही रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा चुके हैं। क्या बनेगा भैया, वो तो भगवान जाने क्या बनेगा, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन आज आरसीएम में अगर 150 रुपए की बात होती है तो लोग इतना दिमाग, इतना गुणा गणित, इतनी पॉलिटिक्स, इतना राजनीति, अरे चले हैं करोड़पति बनने गुरु जी, और दिमाग गलत जगह भटक रहा है। तो भाव को अच्छा कीजिए, भाव को अच्छा कीजिए, भाव को अच्छा कीजिए। भाव अच्छा होगा, फीलिंग अच्छी होगी, हीलिंग होगी। फीलिंग नहीं है तो हीलिंग नहीं। बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, रॉयल्टी मेंटेन करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। पूरा सिस्टम मीटिंग सेमिनार पे टिका हुआ है, पूरा सिस्टम थर्ड पार्टी पे टिका हुआ है। जो काम आके को लीडर कर जाएंगे, जो काम आके थर्ड पार्टी कर जाएंगे, जो काम आके बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े अचीवर कर जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। लिख लो इस बात को। ये कोई हम दाल रोटी कमाने के लिए व्यवस्था में नहीं आए हैं, छोटे मोटे अचीवमेंट के लिए नहीं आए भाई। यूनियन बैंक की नौकरी, 2 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के आए भाई। तो सोच को बड़ा करिए, भाव को अच्छा रखिए, माहौल में बना के रखिए, और हर लीडर्स के प्रति, जो भी को लीडर हैं, सीनियर हैं, आपके समझा। टेक्निकल हैं, इमराल्ड हैं, सबके प्रति अच्छा भाव रखिए, सबका सम्मान करिए। हम तो उल्टा काम करते हैं, हम बनना चाहते हैं टेक्निकल, टेक्निकल को देखना नहीं चाहते। हम जाना चाहते हैं अपलाइन की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, लेकिन अपलाइन को देखना ही नहीं चाहते। तो भाई साहब, प्रकृति का नियम है, जिन चीजों से हम प्रेम करते हैं हमारे करीब आती है, और जिन चीजों से नफरत करते हैं हमसे दूर जाती है। आज हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमारे साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। अगर नफरत करेंगे ना, रोज डंडे से पीटेंगे ना, भाग जाएगी। बेटा को पीटेंगे, बेटा भी भाग जाएगा, कोई नहीं आपके साथ रहेगा। तो प्रकृति का नियम है, आकर्षण का नियम है, आकर्षण का सिद्धांत है कि आप उससे प्रेम करिए, प्रेम करिए, इतना प्रेम प्रेम करिए ना, बेइंतहा प्रेम करिए अपने अपलाइन से, बेइंतहा। आज हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार सिंह, एक बार तालियां बजा दीजिए, जोरदार क्लैपिंग। मैं उनसे प्रेम करता हूं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। अपने सारे सीनियर से मैं प्रेम करता हूं। तो जिंदगी में प्रेम करिए, हमेशा कामयाब लोगों से प्रेम करिए, सारे अपने रॉयल्टी से प्रेम करिए, अपने टेक्निकल से प्रेम करिए, अपने इमराल्ड से प्रेम करिए। हम जाना चाहते हैं इमराल्ड, और उन इमराल्ड को देखना ही नहीं चाहते। तो भैया, इमराल्ड को नहीं देखेंगे तो इमराल्ड जीवन में कभी नहीं बन पाएंगे। रूबी को देखना नहीं चाहते तो रूबी नहीं बन पाएंगे। सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, रिगार्ड कीजिए। सम्मान में बड़ी शक्ति होती है, रिगार्ड में बहुत शक्ति होती है। हम चाहते हैं कि लोग हमें करें, लेकिन हम ना करें। ऐसा कभी हो सकता है? डेल कार्नेगी लिखते हैं लोग व्यवहार में, उनकी किताब पढ़िए। वो लिखते हैं कि दुनिया वो नहीं करती जो हम कहते हैं, दुनिया वो करती है जो हम करते हैं। एक लाइन आप रट्टा मार लीजिए, कामयाब हो जाइएगा। तो हम अपने अपलाइन का रिगार्ड नहीं कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि लोग हमें रिगार्ड करें। हम अपलाइन की नहीं बात मान रहे हैं, लोग चाह रहे हैं हमारी बात माने, कैसे हो पाएगा? दुनिया वो नहीं करती जो हम कहते हैं, दुनिया वो करती है जो हम करते हैं। तो हम करेंगे तो दुनिया करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, बात खत्म। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखिए, आज हमारे पास समय की कमी है, इच्छा तो बहुत हो रही है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊं, और सीखना है। पूरा खेल जो है ना, अपने आचरण, अपने चरित्र, अपने स्वभाव, अपने विचार, अपनी आदत को बदलना है। ये व्यापार जो है ना, ये करने से नहीं होगा, ये बदलने से होगा। ये सोचने से नहीं होगा, चिंतन नहीं करना है, एक्शन करना है। चिंतन बहुत करने वाले लोग हैं आरसीएम में, एक्शन करने वाले बहुत कम है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को रामेश्वर चचा यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि 8 बजने वाले हैं, हमारा सेशन हमारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। आरसीएम सर, बहुत आपने बहुत धन्यवाद। बड़ा बारीकी से एक एक बातों को रखा। और ये बात अगर सब में आ जाए भाव, तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाए। और हम तो आप ही सबको देख देख के सर, सुजीत जी को देख देख के हम खड़ा हुए। और आप आए, हम लोग स्विट्जरलैंड में मिले, कितनी कमाल आनंद आई। तो अब ये सारी चीजें इस सिस्टम पर भरा पड़ा हुआ है, हम लेना कितना चाहते हैं। जो चाहते हैं वो हमको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए समर्पण तो हमें करना पड़ेगा, भाव तो हमें देना पड़ेगा, लगना तो पड़ेगा हमें।
तो कभी कभी याद करते रहेंगे सर, आपको मौका दीजिएगा ताकि हम जैसे लोग इस सिस्टम को अंगद की तरह एकदम टिके हुए, और टिकने से ही ये हमारा कमाल है। आज पूरी टीम हमारी अच्छा हो रहा है, कर रहा है लोग। जनवरी से पूरी ग्रोथ में चल रही है, हर महीने ग्रोथ हो रहा है, हर महीने आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक मुझे भी नवंबर 30 नवंबर 21 साल हो जाएगी हमारी आरसीएम की उम्र। पूरी उम्र तो 76 साल हो जाएगी नवंबर। अब इसमें हमारा सीखने और टिकने का है, ये कमाल है जो हो रहा है। ऊपर भी नहीं है मेरे साथ, तो नीचे और आप जैसे लोगों से लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं, और बेहतर होगी। सितंबर बड़ा खास होगा। सितंबर हम सब लोगों से निवेदन करेंगे कि सितंबर को अच्छा करें। 3 दिन बचा ही है, ताकि आज 27 खत्म हो रही है, कुछ घंटे हैं, 28 29 30। तो 3 दिन में कैसे आप बड़ा करें, उस पर आप सोचें विचारें, अच्छा करें, ताकि न्यूट्री चार्ज हमारे साथ है। न्यूट्री चार्ज जो भी रूपांतरण में लोग आएंगे वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो उसके लिए आपको न्यूट्री चार्ज में आना होगा, न्यूट्री चार्ज को करना होगा। छोटे छोटे डब्बों को अपने अपने 5 10 15 30 जो भी ऊपर 5 से लेके ऊपर जितना आपसे क्षमता हो करिए, ताकि स्वास्थ्य के लिए और व्यापार के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने परिवार को ठीक करने के लिए न्यूट्री चार्ज वुमेन पर मिशन टारगेट बहुत बड़ी चल रही है पूरे भारतवर्ष में। तो हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और अभी आपने धर्मेंद्र जी से सुना है, देखा है कि उन्होंने इतनी शानदार व्यवस्था को छोड़ के आरसीएम में क्यों आए। आज मैं बता दूं, उनकी इनकम महीने का 5 से 7 लाख होता है। हम हैं कहाँ, हम क्या करते हैं, क्या चाहते हैं? अरे चाहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। हम जाना चाहते हैं टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल को मानते नहीं है। आज हमारे बीच में लाल किशोर जी हैं। मैं याद करता हूं, कभी कभी अपने आप को देखता हूं, लाल किशोर जी को देखता हूं, मुझे लगता है कि हे परमात्मा, आपने क्या चमत्कार किया है। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हमारे बीच में, लेकिन उनके पीछे किंतु परंतु भरा पड़ा हुआ है। छोटे छोटे समस्या लेके घूम रहे हैं, वो खराब है, वो खराब है, सब खराब है। भैया मैं भी खराब हूं, आप भूल जाओ ना हमको। अपने को तो भाव दो, अपने को तो ठीक करो, अपने को तो आगे बढ़ो, अपने को तो सिखाओ, और अपने को तो चलाओ। आप चलाओगे तो दुनिया चलेगा, आप रुकोगे तो दुनिया रुकेगा। डीसी जी बार बार कहते हैं साइकिलिन है। साइकिल को आप चलाते हो तो आप चलते हो, जहां रुकते हो साइकिल भी रुक जाती है। तो वही चीज आपके साथ भी, आप चलेंगे तो टीम चलेगा, आप रुकेंगे तो टीम रुकेगी। और जिस दिन रुक गई कहानी खत्म, फिर जीरो से शुरू करो। वही 100 प्याज वाली कहानी है। मुकेश कोठारी सर कहते नहीं है, जूता ले खा लो या प्याज खा लो। भैया तो ना हमको जूता खाना है ना प्याज खाना है, हमें काम करके सफल बन के पूरे दुनिया को दिखाना है। तो ये हमें संकल्प लेना चाहिए सर। आप जीता जागता उदाहरण में आपके बीच में हूं। मेरे पास क्या था, कौन सी जादू थी हमारे पास जो मैंने चला दिया, कौन सा मंत्र देने वाला मुझे आज भी दे रहा है जो मैं, जिसको लेके मैं चल गया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टिकाया, सिस्टम के प्रति समर्पित कर दिया, और सारे दरवाजा को बंद कर लिया। एक दरवाजा आरसीएम का खोला, और घोड़े की पट्टी की तरह अपने आप को चलता गया लक्ष्य के प्रति, और वो लक्ष्य की प्राप्ति हुई। और आज आपके बीच में मैं सफल बन के खड़ा हूं। और मैं आपसे आपसे मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं आपसे भी सीखता हूं। आज बहुत सारी बातें धर्मेंद्र जी से मैंने सीखा, आपको भी सीखने को मिला होगा। अनुसरण करिए। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है, फिर आप कहाँ हैं? कोई बैंकर भी नहीं है, कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है, कोई अच्छा हम इंसान भी नहीं है। अरे हम तो एक साधारण व्यक्ति, जिसको आरसीएम रूपी शक्ति मिली है, उस शक्ति को पहचानिए और निकलिए। 30 दिन घर से निकल जाइए, रोज जाके नए लोगों से मुलाकात कीजिए, प्लान दिखाइए, ज्वाइन करवाइए, टीम बनाइए। ये टीम का खेल है सर। एसपी वर्मा की बात उन्होंने कहा, आप देखते हैं, बैंकर थे छोड़ के आए, इन्होंने छोड़ा तो उन्होंने छोड़ा, उनके लिए इन्होंने काम किया। तो आपको भी मैं कहता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, बेहतर हैं, कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन आप इधर उधर के फेरे में पड़े हैं। आप उनका सामना करिए, उनका पीछा करिए, उनका अनुसरण करिए, जो सक्सेस होके, सफल होके पूरे दुनिया के बीच में आरसीएम की जयकार करता है।
आरसीएम आरसीएम करता है और आरसीएम आरसीएम बोलता है, और आरसीएम आरसीएम वो हो गया है, उसकी मानिए, उसका सुनिए, उसके साथ लगिए और आगे बढ़ के काम करिए, दूसरों के लिए काम करिए। और समय तो हमारे बीच में पूरी हो गई है, लेकिन आप अगर हैंडरेज एक साथी हमारे बीच में कर रहे हैं प्रभात। नहीं, आज सभी सभी साथी आज हैंडरेज करे सर, थोड़ा सा अपना हाँ, ओपिनियन दे। रंजन जी अभी एक साथी। 8 बजा है सर, 8 बजा है हाँ, अभी। कोई बात नहीं है, अभी 10 मिनट हम लोग ज्यादा आगे बढ़ ज्यादा सकते हैं। ज्यादा समय अभी नहीं है। सारे अपना साथी आज प्लेटफॉर्म दो है, शब्द रखे। सारे संकल्प साथी करे आज दो सर। शब्द रखे। रंजन जी एक संकल्प करे कि आलसीयम से दूसरा कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। ये जिस दिन परमात्मा उसी में ओम अस्तु, बुलाते हैं, रास्ता सबको वहीं बुलाते से हैं, बनेगा। तो बुलाते हैं हैंडरेज आ सभी लोग रही को। है, सभी रंजन जी 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 आ रही है, आइए, धन्यवाद। मैं आइए आपका प्रभात सुनूंगा। सर। सभी लोगों को जय श्याम। सर मैंने हैंड रेज पहले इसलिए किया है कि मैं इस मंच से मेरे जो भी गुरुजन हैं, मैं सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ।